इस वक्त पूरी दुनिया टू फ्रंट वॉर के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और ये युद्ध रुक नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। इजराइल ने हमास का निशान मिटा देने की कसम खा ली है। उधर पुतिन यूक्रेन से किसी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे। नाटो के पुतिन के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद महायुद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि जो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर समझता था खुद को, उसने भी हथियार डाल दिए हैं। यह जंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक होती जा रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 708 दिन से एक वॉर फ्रंट इजराइल गाजा में खुला है। 1297 दिन से दूसरा वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन के बीच खुला है। दोनों वॉर फ्रंट के बीच 4000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इजराइल गाजा युद्ध का मिडिल ईस्ट के 18 देशों पर डायरेक्ट असर है। गाजा से दुनिया के 46 मुस्लिम देश खुद को एसोसिएट करते हैं, तो करीब करीब 1/3 दुनिया पर इजराइल गाजा युद्ध का सीधा इंपैक्ट है। रूस यूक्रेन वॉर में दुनिया की सारी बड़ी पावर का स्टेक लगा हुआ है, जिस यूक्रेन को बाहर से यूरोपीय देश फंडिंग कर रहे थे और हथियार दे रहे थे। पोलैंड पर रूस के ड्रोन अटैक के बाद अब नाटो के 32 देशों ने इस युद्ध में एंट्री का ऐलान कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो 2 वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, वो थमने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। उससे पूरी दुनिया पर एक और बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल गाजा युद्ध में न इजराइल रुक रहा है, न हमास। रूस यूक्रेन युद्ध में न पुतिन झुक रहे हैं, न जेलेंस्की थम रहे हैं। दोनों तरफ से बम, गोले, मिसाइल चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट वॉर फ्रंट की बात करें तो हालात यहां बेहद गंभीर हैं। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया है, जिसमें गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल गाजा युद्ध की ये सबसे ताजी तस्वीर है। शनिवार तड़के गाजा पट्टी के आसमान में बड़ा ब्लास्ट देखा गया। इजराइल ने गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इजराइल चुन चुनकर हमास के ठिकानों को उड़ा रहा है। ये सब इजराइल का आरोप है कि ये सब हमास के कंट्रोल रूम थे। 24 घंटे पहले से ही इजराइल के गोले गाजा पर बरस रहे हैं। गाजा पट्टी को खाली कराने की इजराइल ने कमर कस ली है और उसने हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल हमास के हर निशान को मिटा देना चाहता है। हालत ये है कि ताजा हमलों में गाजा में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। शेख रदवान मोहल्ले में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने गाजा सिटी के निवासियों को तत्काल शहर छोड़ने का निर्देश दिया है। उन्हें दक्षिण की ओर ह्यूमन एरिया में जाने को कहा गया है। अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। इजराइल गाजा की लड़ाई में टेंशन तब और बढ़ गई जब कतर में हमास के अड्डों को इजराइल ने उड़ा दिया। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का हमला माना है। इधर इजराइल के पीएम ने भी कह दिया है, दुनिया के किसी भी कोने में हमास का निशान होगा, हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे, उसे ढूंढ कर मारेंगे। कतर पर हुए हमले के बाद से पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है, जिसकी एक तस्वीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में नजर आई। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फलस्तीन मुद्दे के समाधान के उद्देश्य से 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर हुए मतदान में भारत ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन के पक्ष में वोट दिया। फ्रांस और सऊदी अरब के लाए प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट दिया। अमेरिका, अर्जेंटीना समेत 10 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। इजराइल के साथ बेहद करीबी रणनीतिक साझेदारी के बावजूद
भारत फलस्तीन मुद्दे पर अपने पारंपरिक नीति पर कायम है, लेकिन इजराइल भी गाजा को लेकर एकदम क्लियर है। कतर पर हमले की निंदा करने वाले देशों के खिलाफ वो खुलकर खड़ा हो गया है। इसका प्रमाण तब दिखा जब सुरक्षा परिषद की बैठक में कतर पर हुए इजराइल हमले पर रेजोल्यूशन लाया गया। तब इजराइल के प्रतिनिधि डैनी डैनन ने उन सभी देशों पर करारा प्रहार किया जो कतर में हमास के ठिकानों पर उसके हमले को गलत ठहरा रहे थे। हर उस देश को इजराइल ने आईना दिखाया, खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन को तो खूब सुनाया। पूछा कि उस वक्त आपकी थ्योरी कहां थी जब फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मार्टिनिया में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और ब्रिटेन ने इराक में, सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमले किए थे। क्या उस वक्त दुनिया ने इसकी निंदा की थी? अब जब इजराइल ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया तो इसमें सबको परेशानी क्यों हो रही है? इजराइल ने सख्त संदेश दे दिया है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जब यूएनएससी में इजराइल कतर में हमास के हमले पर उसको ज्ञान देने वालों पर पॉइंट बाय पॉइंट रगड़ रहा था, उस वक्त सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लग रही थी। हैरानी तब हुई जब लादेन को रखने वाला और आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान हमास पर हमले को लेकर इजराइल को लेक्चर देने लगा। The representative of Israel perhaps did not listen. को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कतर में हमास पर हमले को इजराइल जस्टिफाई कर रहा था और हालत पाकिस्तान की पतली हो रही थी। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर इजराइल को रोका नहीं गया तो इजराइल उसे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि असली आतंकियों का सेफ हेवन कहां है। जब से इजराइल ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान के कई पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। शहबाज शरीफ मुस्लिम उम्मा का झंडा लेकर कतर पहुंच गए, कतर को इजराइल से सेफ्टी देने का चूरन बेचने लगे। कमर चीमा कह रहे हैं कि हम अपने से 5 गुना मुल्क को जवाब दे सकते हैं। पूरी दुनिया में 46 मुस्लिम देश हैं। कतर की बात कर लें तो 57 देश IOC के मेंबर हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के आगे चू भी कर सके। ईरान से लेकर कतर तक सब इजराइल के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पाकिस्तान उछल भले रहा है, लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह से पता है कि इजराइल को अगर हमास के एक भी लीडर के पाकिस्तान में होने की खबर लगी तो अभी तो इंडिया ने ही धुआं किया है, इजराइल तो पूरा कंफ्यूजन दूर कर देगा। उधर दूसरे वॉर फ्रंट पर पुतिन भी न झुक रहे हैं न रुक रहे हैं। नाटो के यूक्रेन वॉर में एंट्री के ऐलान के बाद पुतिन ने हमला और भी तेज कर दिया है। रूस यूक्रेन वॉर से जो नई तस्वीरें आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पुतिन किसी भी धमकी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने 3 और यूक्रेनी बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। ये सभी बस्तियां निप्रापेट्रोव्स्क शहर से सटी थी, जिसमें यूक्रेन के इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के ठिकानों को रूस की सेना ने उड़ा दिया। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों समेत कई ठिकानों को उसने बर्बाद कर दिया है। उधर यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट करने वाले बंदरगाह प्रिमोर्स्क और कई दूसरे तेल पंपिंग स्टेशनों पर ड्रोन से हमला किया। जिसकी पुष्टि रूसी सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने एक बयान जारी करके की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के ड्रोन ने स्मोलेंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इमारत पर हमला किया। ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया गया और इस हमले से संयंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बात अब यूक्रेन तक नहीं रह गई है। पोलैंड पर रूसी ड्रोन के अटैक के बाद नाटो ने रूस के साथ खुलकर जंग का ऐलान कर दिया है और चेताया है कि अगर रूस के ड्रोन आए और रूस ने हमला किया तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने ऐलान किया है कि पोलैंड को सुरक्षा देने के लिए नाटो देशों ने ऑपरेशन स्टर्न सैनिटरी का ऐलान कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत शुरुआत में फाइटर प्लेन और एक एयर डिफेंस ब्रिगेड की तैनाती की जाएगी।
फिर आर्कटिक और काला सागर के बीच के क्षेत्र को कवर करने के लिए इसको और फैलाया जाएगा ताकि संभावित रूसी ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया जा सके। इस ऑपरेशन में डेनमार्क के 2 F-16 फाइटर जेट, एक एंटी एयर वॉरफेयर फ्रिगेट आ रहे हैं। उधर फ्रांस ने अपने 3 राफेल फाइटर जेट और जर्मनी ने भी 4 यूरो फाइटर जेट भेजने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ नाटो के पूर्वी हिस्से के डिफेंस को इटली और नीदरलैंड देख रहे हैं, जिन्होंने पहले ही F-35A स्टेल्थ फाइटर भेज दिए हैं, जो एस्टोनिया और पोलैंड में तैनात किए गए हैं। जिस तरह से नाटो सेनाओं ने मोर्चा संभाला है, यूरोप में हालात गंभीर हो गए हैं। नाटो के एक्टिव होने पर रूस यूक्रेन वॉर के खत्म करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। जो शांति वार्ता चल रही थी, उस पर पुतिन ने भी फिलहाल रोक लगा दी है। रूस का दावा है कि इस शांति वार्ता में यूरोपीय देश बाधा डाल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर विराम लगने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क उठे हैं। तो क्या पुतिन के साथ आपका धैर्य समाप्त हो गया है? हाँ, ये एक तरह से तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन ताली 2 हाथ से नहीं बजती। यह हैरान करने वाला है कि जब पुतिन आगे बढ़ते हैं तो ज़ेलेंस्की पीछे हट जाते हैं। जब ज़ेलेंस्की करना चाहते थे तो पुतिन नहीं करते। अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं तो पुतिन एक प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं। लेकिन हमें बहुत मजबूती से उतरना होगा। ये एकमात्र ऐसा युद्ध है, यही क्योंकि पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। ये एकमात्र युद्ध है जिसे मैंने सुलझाया नहीं है। अब गाजा की बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा ही युद्ध है। तो ये दोनों युद्ध ज्यादा जटिल है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि व्लादिमीर पुतिन पर क्या शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, बैंकों पर प्रतिबंध लगाने और तेल और टैरिफ से भी उन पर बहुत सख्ती की जाएगी, और ये मैं पहले ही कर चुका हूं। मैंने बहुत कुछ किया है। देखिए, भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये करना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। रूस यूक्रेन को लेकर ट्रंप मुश्किल में फंस चुके हैं। यूरोपीय देशों के एक्टिव होने पर उनकी टेंशन और बढ़ गई है। बस वो टैरिफ की मिसाइल से ही डरा रहे हैं, लेकिन इससे न तो पुतिन डर रहे हैं, न ही रूस के साथ तेल खरीदने वाले भारत, ब्राजील, चीन जैसे देश। और नेतन्याहू ने भी कतर पर हमला कर ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी है। ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त 2 वॉर फ्रंट के चक्रव्यूह में फंसी हुई दिख रही है, जिससे निकल पाना आसान नहीं लग रहा है।